प्यारे बच्चों, आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी एक मॉडल सेट जो कक्षा 9th विषय गणित पर आधारित है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है और उस प्रश्नों को हम लोग हल भी करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित अन्य हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और जिससे आप सभी विद्यार्थियों का क्विक रिवीजन हो सके। यहाँ पर कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और आपके पास 1.5 घंटे का समय है। आपको OMR शीट पर इसे बनाना है, इसे रंगना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या को का मतलब होता है इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके नज़र में सबसे पहले आएगा, क्योंकि रूट 225 लिखा हुआ है। रूट 225 15 का वर्ग होता है, यानी इसका आंसर 15 है। 15/1 ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में पाई दिया हुआ है, क्यों ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है। प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा क्लियर करते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 ये सन्निकट मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 7/2। 7/2 का वैल्यू मतलब होता है 3.5। तो 3.5 3 और 4 के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए फॉर्मूला के रूप में है, देखिए a - b इंटू a+b के रूप में लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे ये फार्मूला तो a² - b² का होता है। जी हाँ, तो इसलिए हम लोग a² करेंगे, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है। किसी भी संख्या का अगर रूट लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर करने पर वही संख्या आता है। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मतलब 5 घटाओ 2 कितना हो जाएगा 3। तो 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। 32 पर पावर 2/5 लिखा हुआ है। तो 32 का अगर फैक्टराइज कीजिएगा इस तरह करके, आप इस तरह, है ना, तो 2 जो है 5 बार आएगा, मतलब 32 को हम लोग 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और पावर के रूप में 2/5 पहले से लिखा हुआ है। तो पावर पर पावर गुना होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 2 यानी 4। आंसर होगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बहुपद कौन सा नहीं है। बहुपद होने के लिए जो चर पद है, चर पद का मतलब होता है a b c a x y z, सब क्या है, चर पद है ना। ये मतलब वेरिएबल टर्म है, इसका वैल्यू बदलता रहता है। तो चर पद का जो पावर है, मतलब घात जो है, ये जो घात है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो x⁻2 है, 2 पूर्ण संख्या है, x⁻1 है इसमें पूर्ण संख्या में। तो a नंबर जो है हमारा बहुपद होगा, दूसरा नंबर बहुपद होगा, d नंबर भी बहुपद होगा। c नंबर में देखिए y का जो पावर है, मतलब y जो लिखा हुआ है वो बटा के रूप में लिखा हुआ है, मतलब 5/y लिखा हुआ है। तो y को हम ऊपर ले जाएंगे तो y पर पावर -1 आ जाएगा। ये -1 नहीं होना चाहिए, मतलब जो चर पद है उसका पावर का वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न पाते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो बहुपद x-2 का शून्य क्या होगा। तो देखिए x-2 का शून्य का मतलब इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, तो x = 2, मतलब 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में लिखा है बहुपद
उसका घात बताना है। तो अब देखिए x पर पावर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम अब देख रहे हैं x का मैक्सिमम पावर 4 है, x का मैक्सिमम पावर 4 है, अतः इस बहुपद का घात कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है एक बहुपद है जो पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो बहुपद है इसको x प्लस 1 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करना है। तो x प्लस 1 को मतलब इसका शून्य पहले निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। ये जो -1 x का वैल्यू आया इस पी एक्स में पुट कर देते हैं। पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले लिखा हुआ एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ इसके बाद, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो x -1 का क्यूब क्या होता है -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए -1 हो जाएगा, यहाँ +1 +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर देखते हैं। लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप देख लीजिए थोड़ा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसमें 1 2 3 से लिखा रहता है। अगर इस बिंदु का निर्देशांक ये निकालना है बोले इस जगह का, तो आप क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। इस बिंदु का निर्देशांक निकालना बोले तो आप क्या लिखिएगा 2 0, यानी एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो इस तरह हम लोग इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, एक्स अक्ष का बात कर रहा है, वाई 0 होगा, वाई 0 किस में है यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं, यहाँ देखिए ये होता है मूल बिंदु इस जगह। तो मूल बिंदु में एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है बिंदु 0 और -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। आप देखें एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर वाई अक्ष। प्रश्न संख्या 12, एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ, वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है। समीकरण का हल रैखिक समीकरण है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिए, आसानी से निकल जाएगा। तो हम देखिए पुट करते हैं, 3 गुना एक्स का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, इक्वल टू के कर दिए। अब देखिए 3 का 3 हो गया और जोड़ है 4 2 नहीं 4 4 3 7, के का वैल्यू 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो एक्स अक्ष में वाई 0 होता है, इसलिए समीकरण इसका वाई बराबर 0। प्रश्न संख्या 14, रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5। इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछ रहा है ताकि यह समीकरण जो है सही हो जाए, सेटिस्फाई करे। तो हम पहला नंबर पुट करते हैं, x का वैल्यू 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और y का वैल्यू 2, तो 4 और 2 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, बोला 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं, 2 1 का 2 और y का वैल्यू 2 4 यहाँ दिया है 5, ये 5 है, 5 होना चाहिए था, ये भी मेरा गलत, ये भी मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 2 दूनी 4 और y का वैल्यू 1 है, 4 1 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक अभिधारणा है, आपके किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए एक बिंदु है, उससे कितनी रेखाएं जा सकती है, देखिए तो काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं
एक दी गई बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है कोई भी दो कोण का योग 90 डिग्री का होना। तो आपको यहाँ पहला कोण 70 डिग्री का दे चुका है, तो दूसरा कोण कितना होगा? 20 डिग्री का, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा? तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तब ना हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है, तो ये दोनों कोण का मान जो जोड़ कर कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। अतः यह समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19, एक्स का मान निकालना है। आप इसमें देखिए ये एक्स जो है बहिष कोण का बात कर रहा है, तो त्रिभुज के बहिष कोण का योग अंत अभिमुख कोण के योगों के बराबर होता है। मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा। 50 40 90। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से कौन चतुर्भुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो अब देखिए हम लोगों ने पहला पढ़ा था, ये दूसरा वाला भी पढ़ा है, तीसरा वाला भी पढ़ा है, ये चौथा वाला ए नहीं पढ़ा है, ये सर्वांग समता में नहीं आता है। हम लोग अगले क्लास यानी 10th क्लास में पढ़ेंगे ए समरूपता की कसौटी है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज है ABC, उसमें AB और AC बराबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए अगर हम इसे A बोलें, इसे B बोलें और इसे C बोलें, तो AB और AC मतलब यानी ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है। उसमें ACB का वैल्यू 70 डिग्री, ACB यानी इस कोण का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला, मतलब ये भी 70 डिग्री का होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ABC, आपसे पूछ रहा है ABC यानी इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण, ये कोण कितना डिग्री का होगा? 70 डिग्री का ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। एक चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं अनुपात में 3:5:9:13। आप सबसे जो छोटा कोण है उसका मान निकालना है। तो अनुपात में दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहला कोण मेरा 3x है, दूसरा कोण 5x है ना, इस तरह करके। तीसरा कोण 9x है और चौथा कोण है 13x। इसको जोड़िएगा तो देखिए 5 3 8 9 17, 17 में 13 जोड़ेंगे 30, मतलब 30:30 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 360 है ना। अनुपात 30 का वैल्यू दिया है 360 मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो अनुपात 30 का वैल्यू दिया है 360, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अनुपात 1 का वैल्यू 12 होगा। तो सबसे छोटा कोण का बात कर रहा है अनुपात 3 का, तो 12 36, इसका आंसर हो जाएगा 12 36, ऑप्शन नंबर ए। इसे इस तरह भी बना सकते हैं जैसे अभी हम लोग कहा, इसका जो प्रत्येक कोण का मान को हम लोग इस तरह मान सकते हैं 9x + 13x = 360 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तो 3x जो है मेरा सबसे छोटा कोण है, 3x का मान निकल जाएगा 12×36, क्योंकि x का वैल्यू आपका 12 आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने से रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होगा? बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पर है। हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर आ गए हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है
जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, ये जो BC है ये 7 सेंटीमीटर मतलब आधार का काम करेगा, और AE 5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई का काम करेगा। तो क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार आपके पास 7 है, ऊंचाई कितना है 5, 7 × 35 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 यूनिट का यूज होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर आ गए हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक चतुर्भुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दुगुना होता है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका दुगुना कीजिए तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा समांतर चतुर्भुज का। इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि समांतर चतुर्भुज जो है और त्रिभुज जो है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखें दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपका आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न संख्या 26, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का एक भाग होता है। देखिए, ये होता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड किसका भाग होता है? एक ये चाप है आपका, ये चाप है, और ये क्या है? जीवा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, जीवा। वृत्तखंड किसका भाग होता है? एक चाप और एक जीवा का के बीच का भाग। प्रश्न संख्या 27, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 3 असंरेख बिंदु है ये हमारा, इससे मिलाकर एक ही वृत्त इसमें खींचा जा सकता है, एक और केवल एक। 27 का 1 नंबर आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। आकृति में एंगल ACB का मान बताना है। ACB देखिए यहाँ पर ACB। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण क्या होते हैं? दोनों केंद्र का जो कोण होता है, हिस्सा जो होता है, वो वृत्त के परिधि पर अंकित कोण का दुगुना होता है। तो इस तरह हम लोग का यानी 50 डिग्री यहाँ केंद्र पर बन रहा है कोण, तो परिधि पर कितना डिग्री बनेगा? 25 डिग्री का बनेगा। इसी का उल्टा लिखा रह सकता है कभी कभी। यहाँ पर 100 डिग्री कोण दिया हुआ है, आपको बनाना है कि केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो इसका हो जाएगा डबल, है ना। तो जो कि इस प्रश्न में केंद्र पर 50 डिग्री कोण बना हुआ है और इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनाना है, तो 50 का आधा हो जाएगा 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर 25 डिग्री। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 29 पर आ गए हैं। इसमें एक त्रिभुज है जिसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। तो त्रिभुज का रचना संभव नहीं है ना। कब? यदि AB और AC का अंतर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 और 8 सेंटीमीटर। देखिए, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर एक त्रिभुज है, उसकी 2 भुजा का अंतर अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो ही त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पर BC और AC का अंतर पूछ रहा है, तो BC माइनस AC का ये जो अंतर है ये छोटा होना चाहिए। ये देखिए BC यहाँ पर है और यहाँ AC है, इसका अंतर छोटा होना चाहिए किससे? AB से। मतलब AB का वैल्यू यहाँ कितना दिया है? मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, जबकि ऑप्शन एक ही गो है, ऑप्शन C जो 4.5 है, तो 4.5 रहेगा तो रचना संभव नहीं है, यानी 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C। अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर आ गए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का है? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। आप देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा आपको पता लग गया तो इसमें 1/2 गुना आधार का वैल्यू 3 है और ऊंचाई कितना है? 4 है। तो 2 दूनी 4 कट गया और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। मान लिए बच्चों कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे।
है ना। हेरोन का सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। 4 से 2 बार में, 4 2 बार में कट गया 2 से, और 3 कटेगा में 6 कटेगा 3 बार में। अब इस 2 से 2 तिया 6 यहाँ कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 9√3। तो 9√3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर हैं। इसमें लिखा है 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोला का आयतन होता है पाई 4/3 पाई r³। r हमारा ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। इसमें r त्रिज्या बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही होगा 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कभी कभी ऐसा पूछता है कि त्रिज्या r ना दे के p दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, r की जगह हम लोग क्या कर देंगे? p का क्यूब कर देंगे, तो 4/3 पाई p का क्यूब आंसर हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33। r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का कुल क्षेत्रफल। देखिए बेलन, ये बेलन है ना। ये बेलन में इसको वक्र क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है, तो इसमें 2 वृत्त भी शामिल है, तो हम लोग लिख सकते हैं πr² जोड़ πr², 2πr², है ना। तो देखिए यहाँ पर 2πrh प्लस 2πr², ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। एक घन का आयतन दे दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब दे दिया है 512, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल निकाल लेंगे हम लोग 512 का, तो आपको पता है 512 का घनमूल 8 होता है, यानी भुजा का वैल्यू हमारा 8 हो गया। अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना 8 8 64, है ना। 6 24 और 6 36, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 35 पर आ गए हैं। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, इसका मतलब एल का वैल्यू हमको पता है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई का सन्निकट मान 22/7 होता है, r का वैल्यू 7 है और l का वैल्यू 10 है, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 10 कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 36। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य। प्राकृत संख्या देखिए कहाँ होता है? 1 2 3 4 5, 5 को माध्य बोल रहा है, तो पाँचों को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15/5, यानी आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं जो कि लगातार प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो इस देख रहे हैं बीचों बीच कौन सी संख्या है? 3 है, इसलिए आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या 37। इसमें 5 की बारंबारता ज्ञात करनी है, तो 5 देखिए कितना बार लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 की बारंबारता की क्या हो जाएगी? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38। वर्ग अंतराल 10 से लेकर 20 तक का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में निम्न सीमा मतलब 10, वर्ग सीमा की उच्च सीमा कितना है? 20। दोनों का जोड़ कर 2 से भाग दिया जाता है, तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। तो 20 10 30, तो 30/2 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। एक पासा को 39 नंबर देख रहे हैं। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बताइए 3 जो है 150 बार आया है, 3 150 बार आया है, तो 3 इसका प्रायिकता बताना है। तो 150 और कुल प्रायिकता कितना है 1000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 3 15, 5 से 20 पंचे 100, 3/20, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं इस मॉडल सेट का। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटने की प्रायिकता मतलब नहीं घटने वाली प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 0। और संभव घटने की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटने की प्रायिकता 1 होती है। इसे भी आपको याद रखना है।